हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जापान में कौन से ऐसे स्कॉलरशिप्स है जो इंडियन लोग फ्री में लेके जापान में पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से इंटर्नशिप्स भी है जो एज ए इंडियन आप जापान में कर सकते हो। तो ये पूरा रोड मैप मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्कॉलरशिप के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जापान में कंप्लीटली फ्री यूनिवर्सिटी तो कोई नहीं होती है। यहाँ पर दो टाइप के यूजुअली यूनिवर्सिटीज होती है। पहली होती है नेशनल एंड दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो नेशनल यूनिवर्सिटी में अराउंड 5 लाख येन पर ईयर के हिसाब से होती है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसका जो ट्यूशन फी होता है वो अराउंड 8 लाख से 15 लाख येन पर ईयर तक होता है। और जो स्कॉलरशिप होती है वो आपका ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस, जो फ्लाइट टिकट्स होते हैं इंडिया से जापान आने का, वो पूरा कवर करती है। तो इन द एंड जो आपका खर्चा है, जो एजुकेशन है, वो कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। अब कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो कि आपका पूरा खर्चा उठाती है और आपको कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन यहाँ पे जापान में मिलता है, और कुछ ऐसी होती है जिसमें आपको लाइक 20%, 25%, 30 या 50% मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है, और बाकी खर्चा आपको खुद को उठाना पड़ता है। तो हम दोनों टाइप के स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन भी मिलेगा, और कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत सेल्फ फंडेड, और साथ ही में कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप आपको कॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो पहली स्कॉलरशिप है MEXT स्कॉलरशिप, MEXT, जो कि आप सभी को पता है वाइडली नोन स्कॉलरशिप है, और इसको काफी लोग अभी इंडिया में, काफी स्टूडेंट्स इसको अभी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है जापान गवर्नमेंट के थ्रू, और जो होती है कंप्लीटली फ्री स्कॉलरशिप। यानी ये अगर आपको मिल जाती है तो आपका जापान में ट्यूशन फी, आपका यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस, फ्लाइट टिकट्स, और साथ ही में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो अगर आप MEXT स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हो जापान में तो आपको मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है अराउंड 1 लाख येन। अगर आप मास्टर्स के थ्रू आ रहे हो तो आपको 1.5 लाख येन के करीब मिल जाएगा, और अगर आप PhD करने के लिए आ रहे हो 1.5 लाख से ऊपर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और ये स्कॉलरशिप आप हर फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एज ए इंडियन आप इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका है डायरेक्टली आप एम्बेसी में अप्लाई करो, तो जो जापान एम्बेसी है इंडिया में, डायरेक्टली आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जरिया है आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है, कौन सा कोर्स अप्लाई करना है, तो आप एम्बेसी के थ्रू कर सकते हो। बट अगर आपको पता है कि कौन सा कोर्स आपको लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा कॉलेज और कौन से प्रोफेसर के अंडर आपको पढ़ाई करना है, यह सब आपको अगर क्लियर है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए आपको प्रोफेसर को रीच आउट करना होगा, उनको ईमेल करना होगा। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको छोटा इंटरव्यू लेंगे, अगर उनके तरफ से हाँ है तो वो प्रोफेसर आपको कॉलेज को रिकमेंड करेंगे, कॉलेज डायरेक्टली एम्बेसी को रिकमेंड करेंगे कि ये स्टूडेंट मुझे चाहिए। तो ये दो तरीके जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये दोनों तरीके में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। अगर आप एम्बेसी में अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन काफी ज्यादा आते हैं, काफी लोग एम्बेसी के थ्रू ही अप्लाई करते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो चांसेस आपके एक्सेप्टेंस के बढ़ जाते हैं, बट दिक्कत ये हो जाती है कि प्रोफेसर को आपको ढूंढना पड़ेगा, उनको ईमेल करना पड़ेगा। पर ऐसा तो नहीं है कि आप 10 प्रोफेसर को करोगे और उनमें से लाइक सबका आपको रिप्लाई आएगा, ऐसे होता नहीं। आपको एज मच एज पॉसिबल प्रोफेसर को ईमेल करना होगा, आपके रिसर्च के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर उनको ठीक लगा देन ओनली वो आपका ईमेल का रिप्लाई करेंगे, आपके साथ में लाइक छोटा सा इंटरव्यू रखेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। और यूजुअली अप्रैल में इसका डेट चालू होता है एप्लीकेशन का, और जून जुलाई के दरमियान इसका जो एग्जाम और इंटरव्यू होता है, और नेक्स्ट ईयर अप्रैल में जो एडमिशन है वो एक्चुअल में स्टार्ट होती है, जो कॉलेज है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो लाइक वीजा बनने को भी थोड़ा 5-6 महीने टाइम लग जाता है। तो ये पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 1-1.5 साल पहले से इसका प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है। अब ऑफ कोर्स MEXT स्कॉलरशिप में कंपटीशन काफी ज्यादा होती है, और कंट्री के भी स्टूडेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो सीट्स काफी कम होती है। तो इसके लिए आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और आपको दूसरे स्कॉलरशिप के थ्रू भी जाना है, तो इसके अलावा और भी काफी सारे स्कॉलरशिप्स है जिसके थ्रू आप जापान में पढ़ाई कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो दूसरी स्कॉलरशिप है JASTO स्कॉलरशिप, जापान स्टूडेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्कॉलरशिप होती है स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जापान में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ फंडेड जापान में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो तो ये स्कॉलरशिप दी जाती है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो एक बार आप एडमिशन ले लो और यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। और ये जो स्कॉलरशिप होती है वो अराउंड 1 साल की होती है, और इसमें लाइक पॉसिबिलिटी कम है कि आपका जो ट्यूशन फी है और जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो खर्चा आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसमें भी आपको नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप होती है, यानी खुद यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो जापान में काफी टॉप यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि ओसाका, होक्काइडो, वासेदा, टोक्यो यूनिवर्सिटी, केईयो यूनिवर्सिटी, ये काफी लाइक वेल नोन यूनिवर्सिटीज है जापान में। इसके अलावा और भी है, अगर जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, सेल्फ फंडेड अप्लाई कर रहे हो, और एज अ लाइक स्टूडेंट आपको सपोर्ट
सपोर्ट चाहिए कॉलेज की तरफ से, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए। तो कॉलेज आपको सपोर्ट करेंगी आपके ट्यूशन फी के लिए। तो जैसे यहाँ पे जो नेशनल यूनिवर्सिटीज होती है उसका लाइक ईयरली ट्यूशन फी होता है अराउंड 5 लाख येन के ऊपर, तो उसमें आपको वो सपोर्ट देगी ये स्कॉलरशिप के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल 30% या 50% समझ लो कॉलेज का फीस है 5 लाख येन और आपको ये यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल रही, तो आपको आधे पैसे देने पड़ सकते हैं, लाइक 2.5 लाख येन आप ईयरली पे करोगे, तो आपको ट्यूशन में थोड़ा वेव कर सकती है ये स्कॉलरशिप के थ्रू, बट बाकी खर्चे आपको खुद उठाने पड़ेगा। और कभी कभी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ खर्चा प्रोवाइड किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जब भी आप अप्लाई करोगे उस कॉलेज में, तो उनके एडमिशन पेज पे ही दिया रहेगा कि वो यूनिवर्सिटी कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, क्या क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और अप्लाई करने का डेट्स वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो अगर आप नेक्स्ट या जेस्टो को अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप होती है आप उसको भी सीधा अप्लाई कर सकते हो। चलो ये तो हो गया गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप। अब इसके अलावा भी और स्कॉलरशिप्स होते हैं जो होते हैं प्राइवेट स्कॉलरशिप। तो अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है तो जापान में प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है, आपको रहने का और जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी उसके थ्रू कवर हो सकते हैं। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप में पहली आती है रोटरी फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसमें आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो आपको कुछ सपोर्ट किया जाएगा आपके ट्यूशन के लिए और आपके कॉलेज फीस के लिए। तो अभी तक ना ये स्कॉलरशिप में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को कितने लाइक 25,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, तो जब भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो ये स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी प्राइवेट स्कॉलरशिप है होन्जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, और ये काफी लोगों को नहीं पता है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अगर आप जापान में बैचलर मास्टर पीएचडी करने के लिए आ रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप अगर मिलती है तो आपको काफी लाइक सपोर्ट हो जाता है आपके ट्यूशन फी के लिए और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और साथ ही में इनका जो हाउसिंग होता है, जैसे अगर आप जापान में रहने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे वो दिक्कत होती है एज ए स्टूडेंट घर ढूंढने के लिए, रहने के लिए, तो इनका हाउसिंग फैसिलिटीज भी है और बहुत सस्ता है, लाइक अराउंड 25,000 30,000 में आपको बहुत बढ़िया लाइक शेयर हाउस रहने के लिए मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको बाकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो इसको भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड प्राइवेट स्कॉलरशिप है अजिनोमोटो स्कॉलरशिप। तो ये भी बढ़िया स्कॉलरशिप है, अगर एज ए स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जापान में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो तो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप को भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जितने भी प्राइवेट स्कॉलरशिप है इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 1 लाख से 2 लाख येन, डिपेंडिंग ऑन आप बैचलर के लिए आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो या पीएचडी करने के लिए आ रहे हो, तो ये रेंज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट लाइक अराउंड 1 लाख से 2.5 लाख येन तक का स्कॉलरशिप लाइक स्टाइपेंड आपको मंथली इसके थ्रू मिल सकता है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो खाने पीने का खर्चा है, देखो रेंट जापान में 60-70 हजार येन होता है, एज ए स्टूडेंट आप रहोगे, छोटे घर में रहोगे, शेयर हाउस में रहोगे तो 50-60 हजार यहाँ पे आपका रेंट रहेगा, खाने पीने का भी 50-60 हजार पकड़ लो, तो आपका 1-1.5 लाख तक खर्चा आएगा। और अगर आपको स्टाइपेंड ही 1.5 लाख मिल रहा है तो आपका रहना खाने का तो इजीली पूरा खर्चा निकल जाएगा, आपको बस मैनेज करना है कॉलेज का फीस, तो आपका जो खर्चा है जापान में वो एकदम आधा हो जाएगा। ये तो हो गई स्कॉलरशिप्स। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इंडिया में एजुकेशन करने के बाद में जापान में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ना कि पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं जापान में जॉब करने के लिए या फिर इंटर्नशिप करने के लिए, तो जापान में काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स भी है जो कि स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए भी है, और एज ए स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें पहली है मेटी इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस मेटी इंटर्नशिप में आप अप्लाई कर सकते हो जापानीज कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए। तो एक्चुअली जो जापानीज कंपनी है उसमें आप कर सकते हो, लाइक 1 मंथ 5 मंथ 6 मंथ्स तक का आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जापानीज कंपनी के साथ में काम कर सकते हो, जिसमें आपको लाइक अलाउंस दिया जाता है, मंथली आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अगर जापान में आ रहे हो तो आपका फ्लाइट का खर्चा भी ये उठाते कंपनी। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको इंडिया में रिमोटली काम करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन असाइनमेंट क्या है, क्या प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। बट अगर आप जापान में आ रहे हो तो आपका जो रहने खाने का भी है, नॉट खाने का एक्जैक्टली, बट जो आपका रहने का है उसका अलाउंस और आपको मंथली स्टाइपेंड भी ये प्रोवाइड करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ना सबको ये होता है कि जापान में एक बार आप पढ़ाई करने के लिए आ जाओ तो जॉब कैसे ढूंढना है, इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढना है। तो जापान में काफी सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती है ना, आपको इंटर्नशिप के लिए डायरेक्टली कंपनी में प्लेस कर देती है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट जैसे इंडिया में होता है ना कि लास्ट ईयर में प्लेसमेंट होता है, वैसे जापान में वैसा कल्चर नहीं है, आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है इंटर्नशिप्स के लिए। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सोनी, राकुटेन, फुजित्सु, टोयोटा, पैनासोनिक, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पर आपको डिपेंडिंग ऑन आपके कॉलेज वो आपको सपोर्ट करती है इंटर्नशिप के लिए। बट अगर आपका वहाँ पे काम अच्छा रहा और लाइक जो मैनेजर है जिनके अंडर आप काम कर रहे हो और उनको लगा कि आपको रखना है तो वो आपको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या वहाँ पे वैकेंसी है नहीं है। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बड़े कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये होगा कि ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे आप इसको ले सकते
सकते हो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, राइट। मेरा सभी को हमेशा जब क्वेश्चन आता है ये वाला कि कैसे प्रिपेयर करना है और क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, तो सबसे पहला मेरा रिक्वायरमेंट होता है, यानी मेरे तरफ से सजेशन होता है कि आपको आपका जापानीज लैंग्वेज करना है। लाइक काफ़ी लोग का ये मेंटेलिटी होता है कि चलो N5 N4 कर लेंगे, बट नहीं, ये जो था N5 N4 ये आई थिंक 5 साल 10 साल पहले का सिचुएशन था। जब मैं 10 साल पहले आया था तब N5 भी अगर आपका है तो बहुत वैल्यू था वो टाइम पे, क्योंकि जब जापानीज पढ़ने वाले काफ़ी कम थे, तो N5 N4 भी था, तो दैट इज लाइक वाओ। बट अभी N5 N4 वाले तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, N3 वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि जब भी आप जापान में अगर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कोई भी इंटर्नशिप को अप्लाई कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा N3 रखो आपके पास में, उससे आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। और जापान में आगे जब आप जापान में पढ़ाई करने के बाद में आपको यहाँ पे जॉब भी ढूंढना है, राइट, तो वो सबसे बड़ा टफ टास्क होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है अबाउ N3। अगर आपके पास में N3 है मिनिमम तो है चांसेस 50-60%। अगर आपके पास में N2 N1 है तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जॉब के लिए। तो मैं बोलूँगा कि जापानीज लेवल आपका आने से पहले ही N3 तो करना ही करना है आपको। और हाँ, जापान में अगर आपके जापानीज उतना भी अच्छा नहीं है, चलो आप N4 वगैरह करके आ रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जापान के यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाओगे जापानीज में, क्योंकि अगर आप जापानीज कोर्स लोगे तो पूरा टीचर लोग आपको जापानीज में ही पढ़ाएंगे, राइट, वो तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा, कांजी वगैरह बहुत हार्ड होती है। आप अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश प्रोग्राम में। तो हाँ, जापान में ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर प्रोफेसर आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, जैसे कि केईओ यूनिवर्सिटी है और वासेदा। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो जापानीज प्रोफेसर आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। 4 साल जो भी आपका कोर्स रहेगा, 2 साल का मास्टर्स या 4 साल का बैचलर डिग्री, उसमें आपको प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट ऐसा मत समझना कि चलो इंग्लिश प्रोग्राम है तो मुझे जापानीज नहीं सीखना है, क्योंकि जापान में पढ़ाई करने के बाद में आपको जॉब को भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको जापानीज होना जरूरी है। दूसरा रिक्वायरमेंट और सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका रिकमेंडेशन लेटर। आपको 1 से 2 रिकमेंडेशन लेटर रेडी करना पड़ेगा, और साथ ही में आपका रिसर्च प्लान। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, PhD के लिए, तो रिसर्च प्लान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको जापान में ही क्यों आना है, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आना है, इसी प्रोफेसर के अंडर आपको क्यों काम करना है, और आगे आपका विजन क्या है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, हमारे यहाँ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, वो लाइक आपको प्रॉपर तरीके से वो SOP में, आपके रिसर्च प्लान में लिखना पड़ेगा, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि आप सच में यहाँ पढ़ना चाहते हो। देखो काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एक ही SOP, एक ही रिसर्च प्लान हर यूनिवर्सिटी में आप यूज करते हैं, या फिर लाइक इतना केयरफुली वो नहीं लिखते। और सबसे इंपॉर्टेंट ना आपका SOP या फिर रिसर्च प्लान है, इसी बेसिस पे वो आपके जो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होते हैं स्टार्टिंग में, इसी पे वो मैटर करता है। तो इसको आप बहुत ज्यादा केयरफुली रिटर्न करिएगा। अब आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि जापान में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है स्टूडेंट के लिए, तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के रखा है। वो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिटेल में मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि जापान में एज ए स्टूडेंट या वर्किंग आप आ रहे हो तो कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है। तो वो वीडियो आप जरूर जाके देख सकते हो। बट शॉर्ट में अगर आपको बता दो तो आपका लाइक अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख येन तक का खर्चा आएगा एज ए स्टूडेंट। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपका लाइक यहाँ पे सर्वाइवल काफी ईजी हो जाएगा। और मुझे काफी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है, कैसे करें, एजेंट के थ्रू करना भी है या नहीं करना है। और इंडिया में काफी सारे एजेंट्स अभी है जो कि हेल्प कर रहे हैं जापानीज यूनिवर्सिटी के लिए। ऑफ कोर्स UK, लंदन, US के लिए एजेंट्स तो भर भर के पड़े, बट अब जापान यूनिवर्सिटीज के लिए भी कुछ एजेंट्स ऐसे आए हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एडमिशन के लिए। अब देखो उनके बारे में तो मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं कि वो कैसे हेल्प करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, क्या आई डोंट हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एजेंट्स। तो मैं बोलूंगा कि देखो अगर यू नो हाउ टू अप्लाई प्रोसेस, अगर आपको पता है सिंपल है, आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। अगर आप डिटेल में पढ़ लो तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मैक्स स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर रहे हो तो सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है। बट अगर आप किसी एजेंट के पास जा रहे हो और उनके भरोसे पर ही हो, आप वही SOP लिखेंगे, वही सब करेंगे, रिसर्च प्लान लिखेंगे, सब करेंगे, तो आप अगर उनके भरोसे पे हो तो लाइक आपके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि लाइक इन द एंड वो आपके लिए केयर नहीं करेंगे, राइट, कि आपको एडमिशन मिलना ही चाहिए। वो आपसे एडवांस कुछ ले लेंगे, लाइक 50% पहले, 50% बाद में, ऐसा लाइक आई डोंट नो कैसा उनका पॉलिसी होता है। बट अगर वो आपसे पहले पैसे ले रहे तो इतना वो केयरफुल नहीं रहेंगे कि आपको एडमिशन मिलना चाहिए। और मिल भी गए तो छोटे मोटे कॉलेज में आपको वो करवा देंगे, और फिर यहाँ आने के बाद में फिर आपको पता चलेगा कि कॉलेज कैसा है और कैसा लाइफ है, फिर आप रिग्रेट फील करोगे। तो इतना भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी एजेंट पे। मैं बोलूंगा पहले खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है, कुछ नॉलेज ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी देखो रिसोर्सेस आपके पास में है। मैं जब 10 साल पहले जापान में आया था, या मेरे पास में कुछ इंटरनेट इतनी थी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पूरा रिसर्च कर सकूं। मैं आया, खुद ने एक्सपीरियंस किया। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास में रिसोर्सेस है, पहले खुद रिसर्च करो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, देन ओनली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एजेंट। और वो भी ब्लाइंडली नहीं करना है, उन पे ट्रस्ट। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बना रहे हैं पूरा उसको क्रॉस
चेक करो, सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर आपसे हो रही है ना तो आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग कैंसिल हो सकता है। तो आपको एक एक डिटेल बारीकी से चेक करना है एंड देन ओनली यू कैन ट्रस्ट योर एजेंट। तो मेरे साइड से जितना हो सकता है मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि मैंने भी प्लान किया था 10 साल पहले मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, तो जितना मेरे पास में नॉलेज था मैंने आपको दिया। बट मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में जिसको स्कॉलरशिप मिली है वो भी आपको अपना पर्सपेक्टिव रखे और कुछ सजेशन दे। तो आई नो वन गाय ऋषि सान जिसको जापान में स्कॉलरशिप मिली है मैक्स स्कॉलरशिप, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करे और क्या ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप मिलने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि है एंड आई एम अ मैक्स स्कॉलर फ्रॉम इंडिया, करंटली लिविंग इन टोक्यो जापान। एंड मैंने 2 साल पहले मैक्स स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एट दैट टाइम आई वाज इन 11th एंडिंग। व्हाट आई डिड, मैंने मैक्स के ऊपर बहुत रिसर्च करी एंड मैंने वो सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखी। आई मेड रियली स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड इन द प्रिपरेशन वाज रिगार्डिंग रिटन टेस्ट, बिकॉज मैक्स के रिटन टेस्ट में 12th के भी काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, बट मैं 11th के एंडिंग में था, सो आई डिडंट कवर ऑल द टॉपिक्स। सो मैंने क्या करा, आई स्टडीड ऑल द रिटन एग्जाम PYQs एंड मैंने उनमें से टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे जो 12th के थे एंड मैंने सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ा। एंड मैक्स में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं एंड ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं होता, सो आप 2-3 महीनों में उन्हें अच्छे से कवर कर लोगे। एंड दैट्स हाउ आई गॉट 100 मार्क्स इन द रिटन एग्जाम एंड दैट्स हाउ आई गॉट द स्कॉलरशिप एज वेल। फिर आई केम टू जापान एंड लाइफ हियर इन जापान इज रियली अमेजिंग। यू गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड you make a lot of different friends from different cultures, different countries. Teacher here are also really amazing and Japan was always my dream country, so living here is a really amazing feeling for me. One piece of advice from my side, people who are applying for MEC scholarship this year or who wants to come to Japan through MEC scholarship is make really strong documents. Your strong documents gonna decide the fate whether you're gonna get the scholarship or not, and then score as much as you can in the written exam, and that's it. All the best from my side and I'm rooting for you. I know आपके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब, स्टडी से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, वहाँ भी आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर करते हैं। और अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।